जम्मू कश्मीर की जो शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था को लेकर के किस तरीके से शुरुआत हुई और कैसे ये जजमेंट आने का वातावरण बना। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 1957 तक थी अस्तित्व में, उसके बाद वो अस्तित्व में नहीं रही। जम्मू कश्मीर के जो तमाम समाज थे उनको उपेक्षित रखा गया था। जैसे वाल्मीकि समाज था जम्मू कश्मीर का, उसे कोई अधिकार ही नहीं थे, उसे वंश परंपरा वाले अधिकार दिए गए थे। और जैसे ही संसद ने रिकमेंडेशन किया 5 अगस्त को, राष्ट्रपति ने 6 अगस्त को आदेश पारित कर दिया कि नए राज्य कैसे बनते हैं। तो नए राज्य संसद बनाती है। कैसे बनाती है? साधारण कानून बना के बनाती है। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग यहाँ पर आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट की एनालिसिस करने के लिए एकत्र हुए हैं। तो हम सब जानते हैं 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पर, आर्टिकल 370 के समापन पर एक जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत ही विशाल और बड़ा शानदार सा जजमेंट है। बड़े सारे छोटे छोटे पहलू हैं जिसे हमें एक संविधान के जागरूक विद्यार्थी होने के नाते समझना चाहिए। तो कौन कौन से एस्पेक्ट उस जजमेंट में शामिल हैं, उन सारे जजमेंट की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, उस पर दृष्टिपात करेंगे। मैं डॉक्टर आदर्श कुमार इस जजमेंट के ऐसे ही पहलुओं की चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूँ। जजमेंट ऑन आर्टिकल 370, इसकी एनालिसिस। अब आर्टिकल 370 पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इतिहास बन चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग ये जानेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था को लेकर के किस तरीके से शुरुआत हुई और कैसे ये जजमेंट आने का वातावरण बना। तो सामान्यतः हम ये जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो पूरा का पूरा शासन है वो 3 चीज़ों पर बेस्ड था। एक था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान 1950। दूसरा जम्मू कश्मीर का अपना संविधान, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान जो 1956 में अडॉप्ट किया गया और 1957 में लागू किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स का मतलब क्या है? संवैधानिक आदेशों का मतलब क्या है? संवैधानिक आदेश का आशय है कि राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले आदेश सैकड़ों की संख्या में अब तक जारी किए जा चुके हैं। 273 ऑर्डर्स इस तरीके के जारी किए गए संविधान के अंतर्गत, क्योंकि राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया आर्टिकल 370 के अंतर्गत कि राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के प्रशासन के संदर्भ में संवैधानिक आदेशों के माध्यम से जैसा मॉडिफिकेशन करना चाहे वैसा मॉडिफिकेशन कर सकता है, वैसे आदेश जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 370 में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति ने समय समय पर जम्मू कश्मीर के लिए तमाम ऑर्डर्स जारी किए। अभी ऑर्डर 272, 273 जारी किया गया था, जिसको इस मामले में चैलेंज किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जिसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों, इन 3 चीज़ों से मिल करके पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जम्मू कश्मीर की बनती थी, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर का शासन चलता था। फिलहाल घटनाक्रम जो घटे आप जानते हैं। 2019 में, अगस्त 2019 में राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जारी किया। उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के जरिए राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को विधानसभा से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के बारे में एक अस्थायी प्रावधान था भारत के संविधान में, और आर्टिकल 370 में जो इसका क्लॉज 3 है, आर्टिकल 370 का क्लॉज 3, ये क्लॉज 3 ये बताता था कि कैसे जम्मू कश्मीर के लिए जो अस्थायी प्रावधान आर्टिकल 370 में वर्णित किए गए हैं, इनको समाप्त किया जाएगा, इनको ख़त्म किया जाएगा। ये आर्टिकल 370 क्लॉज 3 कहता है। इसमें ये लिखा गया था कि राष्ट्रपति एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो प्रेसिडेंट को ये अधिकार दिया गया, राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया, और राष्ट्रपति को ये कहा गया कि वो एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, लोक अधिसूचना कहते हैं, लोक अधिसूचना जारी कर सकता है, पब्लिक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, और इसके माध्यम से वो आर्टिकल 370 को कभी भी समाप्त कर सकता है, केवल एक पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा। लेकिन इसमें एक शर्त लिख दी गई
कि पब्लिक नोटिफिकेशन से पहले राष्ट्रपति को संविधान सभा से, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा से रिकमेंडेशन लेनी होगी, संस्तुत लेनी होगी। अब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 1957 तक थी अस्तित्व में, उसके बाद वो अस्तित्व में नहीं रही। तो ये माना जाता है कि ये प्रोविज़न सामान्यतः 1957 तक के लिए ही एप्लीकेबल था, यानी लागू था। लेकिन अब 1957 के बाद जम्मू कश्मीर की जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ख़त्म हो गई तो फिर आर्टिकल 370 को कैसे हटाया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति हटाने से पहले जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की राय लेगा। अब इसमें अलग अलग मत सामने आने लगे। कुछ लोगों का ये मत था कि भाई संविधान सभा नहीं है तो अब कोई अर्थ ही नहीं है, फिर उसकी आवश्यकता नहीं है राय लेने की। कुछ लोगों का ये कहना था कि नहीं, संविधान सभा की जगह विधानसभा लेनी चाहिए। कुछ लोग ये कहते थे कि नहीं, जनमत संग्रह करा लो। तो अलग अलग इसमें मत आने लगे। एनीवे, फिलहाल वो एक अलग बात थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जारी करने का अधिकार था, तो राष्ट्रपति ने क्या किया, एक आर्टिकल 367 है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, व्याख्या का क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आर्टिकल ये कहता है कि अगर केंद्रीय कानूनों की कहीं कोई भाषा अस्पष्ट है या संविधान की कहीं कोई भाषा अस्पष्ट है तो उसे उस आधार पर समझा जाएगा जो जनरल क्लॉजेज एक्ट में बताया गया है। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में बनाया गया था, 1897 में अंग्रेज बना के गए थे। और वो डोमिनियन भारत के लिए बना करके गए थे कि डोमिनियन भारत में जो कानून लागू थे, अगर उन कानूनों या उस समय ब्रिटिश भारत में जो कानून लागू थे, अगर उन कानूनों के समझने में कहीं कोई दिक्कत आती है तो जनरल क्लॉजेज एक्ट उन कानूनों के शब्दों का, उनकी भाषा की सरलता को स्पष्ट करेगा, उन्हें सरल तरीके से समझाएगा। जो अर्थ वो बता देगा वही अर्थ लगाया जाएगा पूरे देश में कानून का। तो जब संविधान बना तो जनरल क्लॉजेज एक्ट जो डोमिनियन भारत था, यानी 26 जनवरी 1950 के पहले का भारत, 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के पहले तक का भारत डोमिनियन भारत कहलाता है। उसके पहले का भारत औपनिवेशिक भारत था, कॉलोनियल भारत था। तो इस डोमिनियन भारत पर, डोमिनियन इसलिए कहते हैं क्योंकि सरकार चलाने का अधिकार तो हमको मिल गया था, लेकिन राष्ट्र का मुखिया भारत का व्यक्ति नहीं था, वो ब्रिटिश ताज था। भले ही औपचारिक था, नाम मात्र का था, लेकिन वो ब्रिटिश ताज था। तो इस स्टेटस को डोमिनियन कहते हैं। तो ये कहा गया, आर्टिकल 367 में ये लिख दिया गया, जैसे डोमिनियन भारत में जनरल क्लॉजेज एक्ट एप्लीकेबल था वैसे बाद में भी वो एप्लीकेबल बना रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक सरल सी बात ये है कि जैसे संविधान में भारत सरकार को संघ सरकार कहा गया है, यूनियन गवर्नमेंट कहा गया है, लेकिन क्या हम बोलचाल में यूनियन गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं? नहीं करते। हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? हम केंद्र सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं बोलचाल में। तो लिखा गया है यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन बोलचाल में हम प्रयोग करते हैं केंद्र सरकार। लिखने में भी सरकार के पत्रावलियों में भी केंद्र सरकार शब्द का प्रयोग होता है। केवल तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये अपने यहाँ रेजोल्यूशन पास किया है कि वो यूनियन गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग करेगी, अदरवाइज सभी राज्यों की सरकार के साथ भी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे शब्द का प्रयोग होता है। केंद्र की सरकार, केंद्र का कानून, केंद्र की विधायिका, इसी तरीके के शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में संघ शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन अब संघ शब्द थोड़ा सा लोगों के लिए उतना उसकी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी। केंद्र शब्द की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी थी। तो सरकार ने ये अर्थ निकाल लिया कि संघ शब्द को हम लोग यूज़ करने के बजाय केंद्र शब्द यूज़ करेंगे, और संघ शब्द का यूज़ करने के बजाय हर जगह केंद्र शब्द का यूज़ होता है। जब हम लोग कहते हैं केंद्र राज्य संबंध, तो वास्तव में वो संघ राज्य संबंध है, लेकिन वो केंद्र राज्य संबंध हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हर जगह केंद्र का यूज़ करने लगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं केंद्र लिखा नहीं। तो ये जनरल क्लॉजेज एक्ट बताता है, आर्टिकल 367 में जो जनरल क्लॉजेज एक्ट का जिक्र है, सामान्य खंड अधिनियम का जिक्र है, वो बताता है केंद्र शब्द, कि संघ का मतलब, संघ की सरकार का मतलब, भारत सरकार का मतलब केंद्र सरकार होगा। तो आप केंद्र सरकार पढ़िए, केंद्र सरकार लिखिए, केंद्र सरकार समझिए पूरे देश में। तो केंद्र सरकार चल पड़ा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्द लिखा गया है उसका प्रयोग करने के बजाय अंग्रेजी कानून में 1897 में जो शब्द लिखा गया है वो प्रचलन में है हमारे यहाँ। कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द लिखता है वो प्रचलन में नहीं है। ये है ब्रिटिशिया छाप हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था पर और शासन व्यवस्था पर। एनीवे, वो एक अलग बात है। तो आर्टिकल 367 इस तरीके से इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। तो इसका यूज़ करके
आर्टिकल 370 में जो प्रावधान किया गया था कि भाई संविधान सभा होगी और संविधान सभा की राय से अनुच्छेद 370 को हटाया जाएगा, आर्टिकल 370 को हटाया जाएगा। सरकार, राष्ट्रपति ने यह आदेश पारित किया कि अब संविधान सभा है नहीं, तो संविधान सभा की जगह उसे विधानसभा समझा जाए। विधानसभा के संस्तुति से आदेश पारित कर दिया जाएगा। इस तरीके से एक आदेश पारित कर दिया गया। दूसरा आदेश ये पारित कर दिया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की बात हम लोग कर रहे थे कि आर्टिकल 370 अब ऑपरेटिव नहीं होगा। आर्टिकल 370 अब अस्तित्व में नहीं रह जाएगा, लागू नहीं रह जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने जो प्रक्रिया अपनाई कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा नहीं थी, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था। नतीजा ये हुआ कि संसद ने रिकमेंडेशन दी और संसद के रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति ने दूसरा आदेश जारी कर दिया और उस आदेश के माध्यम से अनुच्छेद 370 का समापन कर दिया और अनुच्छेद 370 इनऑपरेटिव हो गया, डाइल्यूट हो गया, इनऑपरेटिव हो गया। उसका जो प्रभाव था इनऑपरेटिव हो गया। वो प्रभाव आप जानते हैं। आर्टिकल 370 का प्रभाव ये था कि देश में दो कॉन्स्टिट्यूशन थे, एक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू कश्मीर में इस व्यवस्था के नाते एक दोहरी तरीके की व्यवस्था थी और शोषणकारी व्यवस्था थी। एक तरीके से हमारे यहाँ के जो प्रगतिशील कानून थे, जैसे आरटीआई जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते थे, जैसे पंचायती राज, नगर पालिका, ये सब जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। इस तरीके के प्रगतिशील कानून लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर के जो तमाम समाज थे उनको उपेक्षित रखा गया था। जैसे वाल्मीकि समाज था जम्मू कश्मीर का, उसे कोई अधिकार ही नहीं थे, उसे वंश परंपरा वाले अधिकार दिए गए थे। वो केवल साफ सफाई का काम करेगा, वो ना तो पढ़ सकता है, ना सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है, ना वोट दे सकता है, सबसे वंचित करके रखा गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी की बात करता है और इस राइट टू इक्वालिटी के चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। भारतीय संविधान राइट टू इक्वालिटी की बात करता है और यहीं जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक 2 दशकों तक इस प्रकार के अधिकारों से वंचित। महिलाओं के साथ शोषणकारी व्यवहार, महिलाओं के साथ भेदभाव वाला व्यवहार, महिलाओं के साथ ये प्रावधान कर दिया गया कि अगर पुरुष जम्मू कश्मीर के बाहर विवाह करता है तो सारे अधिकार बने, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की महिला ने जम्मू कश्मीर के बाहर विवाह कर लिया तो जम्मू कश्मीर की महिला के जम्मू कश्मीर में संपत्ति पर सारे अधिकार इमीडिएटली खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो नाना प्रकार के इसी तरीके के भेदभावकारी प्रावधान थे जो जम्मू कश्मीर को शेष भारत से पूरे तरीके से अलग करते थे, विधिक रूप से अलग कर देते थे। और इस विधिक अलगाव ने, इस लीगल एलियनेशन ने, इस विधिक अलगाव ने एक तरीके से सामाजिक सांस्कृतिक अलगाव उत्पन्न करना शुरू कर दिया था। जो एक कितने गाजी आए और कितने गाजी गए, एक केजीएस ढिल्लो टाइनी ने, जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने अपनी बुक लिखी है और उस बुक में उन्होंने बताया है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में उनकी बड़े लंबे समय तक तैनाती थी और जब आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया तब भी जो चिनार कोर थी, 15वीं कोर है, जिसको वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है सीमा की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की, उस कोर के वो मुखिया भी थे, सबसे इंपॉर्टेंट कोर मानी जाती है वहाँ की, जिसके पास सुरक्षा की जिम्मेदारी है। उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के पहले और बाद की स्थितियों में किस प्रकार परिवर्तन आया। फिलहाल वह हमारा पर्पज़ नहीं है यहाँ पर। तो आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया, दूसरा ऑर्डर पारित किया गया और तीसरा कदम ये उठाया गया कि पार्लियामेंट ने, संसद ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया। इस एक्ट के जरिए जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। एक जम्मू कश्मीर जिसको विधायिका वाला जम्मू कश्मीर बनाया गया और उसे यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया, संघराज्य क्षेत्र बना दिया गया, और दूसरा लद्दाख, उसे बिना विधायिका वाला, बिना लेजिस्लेचर वाला यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया और दोनों को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया गया। यानी जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड, राज्य का स्टेटस डाइल्यूट कर दिया गया और उसे यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया गया। टेम्परेरी है, सरकार ने बिल प्रपोज करते ही कहा था कि ये टेम्परेरी स्टेटस है, लेकिन कुछ दिनों के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर की स्थितियां शांत नहीं हो जाती तब तक के लिए है। फिलहाल ये सारी चीज़ें जो राष्ट्रपति के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स थे और जो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो चैलेंज हो गया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, उच्चतम न्यायालय में उसे चुनौती दे दी गई। चुनौती देना भी स्वाभाविक था, क्योंकि आर्टिकल 370 के नाते जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती थी, बहुत सारे
अब वो डिस्कशन दूसरी दिशा का है, मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता, मैं केवल जजमेंट तक फोकस रहना चाहता हूँ, वरना आर्टिकल 370 का डिस्कशन 10-12 घंटे का लगभग डिस्कशन है। अगर पूरा डिटेल में एक एक पहलू डिस्कस किया जाए तो उतनी गहराई में उस दिशा में नहीं जाएंगे, हम लोग केवल जजमेंट पर फोकस करेंगे। तो आर्टिकल 370 से बहुत लोगों का नुकसान होना तय था। वहाँ की जो तमाम कुछ परिवार, कुछ संभ्रांत परिवार के लोग थे, नतीजा ये हुआ कि उसे चैलेंज किया जाना स्वाभाविक था और न्यायालय में चैलेंज हुआ, इमीडिएटली चैलेंज हुआ। न्यायालय ने एक लंबी सुनवाई के बाद 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपना जजमेंट सुनाया, और जो जजमेंट सुनाया वह संविधान की बड़ी अच्छी व्याख्या है, बहुत सर्वोत्तम व्याख्या है। जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर अपने लैंडमार्क जजमेंट सुनाए हैं, आर्टिकल 370 पर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट में फिर से शामिल हो गया है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में? ये पृष्ठभूमि है, जो पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई। अब इसी पृष्ठभूमि में जजमेंट सुनाया गया है। अब इस जजमेंट में बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो आपके लिए प्री एग्जामिनेशन के लिए तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि प्री में क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। सीधे आर्टिकल 370 से तो आता नहीं है, ना पूछा गया है, लेकिन इसके अलावा जो जजमेंट में तरह तरह के शामिल पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर प्री में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेन एग्जामिनेशन में भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। फिलहाल हम लोग जजमेंट के पार्ट को, एक एक पार्ट को समझते हैं। जो पहला पार्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने जजमेंट में, सॉवरेंटी को लेकर के, संप्रभुता को लेकर के विचार व्यक्त किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास संप्रभुता कभी नहीं थी, क्योंकि जो पिटिशनर थे, याचिकाकर्ता थे, उन्होंने यह आरोप लगाया कि भाई जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। तो जम्मू कश्मीर के पास संविधान होने के नाते जम्मू कश्मीर के पास आंतरिक संप्रभुता थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, संप्रभुता राज्य में निहित होती है, और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए, एक अधिमिलन पत्र के जरिए, एक समझौता पत्र के जरिए 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया, और वहाँ के युवराज कर्ण सिंह ने अपना एक आदेश पारित कर दिया कि वो भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विलय को लेकर के पूरी तरीके से, उसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर के पूरी तरीके से सहमत हैं, और भारत सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही जम्मू कश्मीर की व्यवस्था आगे रन करेगी। तो ऐसी दशा में जम्मू कश्मीर के पास विलय होते ही अपनी सॉवरेंटी को क्लेम करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता, संप्रभुता को क्लेम करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। अब संप्रभुता है क्या, सॉवरेंटी है क्या? सॉवरेंटी को एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड पावर कह सकते हो। अगर किसी भी राज्य के पास संप्रभुता ही उसे राज्य के रूप में बदलती है, अन्यथा राज्य की जो परिभाषा है, स्टेट की जो डेफिनेशन है, उसमें जमीन का टुकड़ा होना चाहिए, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, लोग होने चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए। ये एक समाज की रचना के लिए आवश्यक है, ये एक समाज की रचना के लिए आवश्यक है, ये एक सामाजिक इकाई के रूप में लोगों को व्यवस्थित करने के लिए जरूरी है। लेकिन जब इस सामाजिक इकाई में हम संप्रभुता को जोड़ देते हैं, सॉवरेंटी को जोड़ देते हैं, यानी जो वहाँ काम कर रही सरकार है लोगों के लिए, लोगों के शिकायत दूर करने के लिए, समस्या दूर करने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए जो सरकार है, उसे जब हम संप्रभुता दे देते हैं, यानी राज्य में हम संप्रभुता का एलिमेंट जोड़ देते हैं, तो संप्रभुता का एलिमेंट जुड़ते ही ये सामाजिक इकाई से राजनीतिक इकाई में बदल जाता है और ये राज्य बन जाता है। संप्रभुता राज्य में निहित होती है। हालांकि संप्रभुता को लेकर के बड़े बड़े अलग अलग चिंतन रहे हैं, जैसे एक मोनिस्टिक थ्योरी रही है ऑस्टिन की, हॉब्स, ऑस्टिन, जाबोदा, इन लोगों की मोनिस्टिक थ्योरी रही है, प्लूरलिस्टिक थ्योरी रही है, बहुलवादी सिद्धांत रहा है हेराल्ड लास्की का, मैकाइवर का, कि संप्रभुता एक नहीं कई संस्थानों में निहित होती है। और जॉन ऑस्टिन का मानना है कि नहीं, संप्रभुता केवल और केवल राज्य में निहित होती है, राज्य का गुण है ये। तो जो मान्य सिद्धांत है, प्रचलित सिद्धांत है संप्रभुता का, वो उस पर ऑस्टिन का दबदबा है, ऑस्टिन का विचार सबसे मान्य सिद्धांत है इस मामले में। वो मोनिस्टिक थ्योरी की बात करते हैं, यानी एकलवादी सिद्धांत की बात करते हैं कि जो संप्रभुता है, यानी संप्रभुता क्या है, अल्टीमेट पावर है, अल्टीमेट पावर ऑफ स्टेट है, राज्य की अंतिम शक्ति है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, ऐसी सर्वोच्च शक्ति जिसमें निर्णय लेने के लिए राज्य को किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं रहना।
इसको आंतरिक संप्रभुता भी कहते हैं, बाहरी संप्रभुता भी कहते हैं, कि राज्य किसी आंतरिक दबाव के अधीन निर्णय नहीं लेगा और राज्य किसी बाहरी दबाव के अधीन निर्णय नहीं लेगा। राज्य आंतरिक दबावों से, बाहरी दबावों से निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। उसे निर्णय लेने का अंतिम अधिकार है, उसके पास निर्णय लेने की सर्वोच्च सत्ता है। यही संप्रभुता है, इसी को सॉवरेंटी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिफाइन किया, यहाँ पर डिक्लेयर किया, इसने डिक्लेरेशन किया कि जब जम्मू कश्मीर का विलय हो गया भारत में, तो इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन पर साइन करते ही जम्मू कश्मीर के पास संप्रभुता नहीं रही। जम्मू कश्मीर की संप्रभुता भारत में निहित हो गई और भारत में एक ही संप्रभु है और वो संप्रभु है राज्य, क्योंकि संप्रभुता राज्य का गुण है। हालांकि हम लोग डेमोक्रेसी हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि संप्रभुता किस में निहित होती है? भारत जनता में, लोगों में। अगर हम आपसे ये पूछें, प्री में क्वेश्चन पूछें कि संप्रभुता किस में निहित होती है तरह तरह के ऑप्शन दें इसमें, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे जनता में निहित होती है, क्योंकि लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में निहित है। और संप्रभुता विशेषता किसकी होती है? संप्रभुता हमेशा विशेषता होती है राज्य की। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बहुत ही अच्छा जजमेंट है, जिसमें जितनी दुविधा थी लोगों की, पिटिशनर की, वो जम्मू कश्मीर के अपने एक स्वतंत्र स्टेटस को लेकर के आगे चर्चा कर रहे थे, क्योंकि 476 पेज का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, 476 पेज का जजमेंट है। तो कुछ पेजेस मैंने, जो बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, पूरे 476 पेज के जजमेंट में मैंने उसको काफ़ी कुछ रीड किया और रीड करके मैंने जो कंक्लूज़न निकाला, वो कंक्लूज़न, हालांकि बहुत सारे कंक्लूज़न समाचार पत्रों में और हर जगह आपको पढ़ने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ एक संविधान के विद्यार्थी होने के नाते इस सारे जजमेंट को उस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि समाचार पत्र लिखने की अपनी अलग भाषा होती है, उसकी अपनी अलग शैली होती है। तो इसीलिए हम लोगों ने सॉवरेंटी को इस नज़रिए से समझा कि सॉवरेंटी क्या है, और ऑस्टिन ने किस तरीके से सॉवरेंटी की जो मोनिस्टिक व्याख्या की थी, एकलवादी व्याख्या की थी, कि जो सॉवरेंटी है, संप्रभुता है, वो राज्य में निहित होती है, राज्य के अलावा अन्य संस्थानों में निहित नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इसी बात को मान्यता दी है कि सॉवरेंटी केवल और केवल राज्य में निहित होती है, ये राज्य का गुण है। तो संप्रभुता राज्य का गुण है, सॉवरेंटी स्टेट का फीचर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया। और इसमें इस सॉवरेंटी में जो जम्मू कश्मीर की सॉवरेंटी को लेकर के अलग सवाल उठाया गया, वो पूरी तरीके से खारिज कर दिया, पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसे जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी की बात की गई, जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता की बात की गई संप्रभुता के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑटोनॉमी और सॉवरेंटी, स्वतंत्रता और संप्रभुता दोनों में एक अंतर है। हमें स्वतंत्रता और संप्रभुता दोनों के अंतर को समझना चाहिए, हमें इस बात को समझना होगा। भारत में फेडरलिज्म है, संघवाद है, यानी भारत एक ऐसी व्यवस्था है जहां केंद्र और राज्य दोनों की अपनी अलग अलग सरकारें हैं और दोनों सरकारें स्वतंत्र रूप से चलती हैं। तो ये एक फेडरल सिस्टम है, लेकिन भारत एक असिमेट्रिक फेडरलिज्म है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोट करते हुए कहा, टिप्पणी करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत एक असिमेट्रिक फेडरलिज्म है, असममित संघवाद है। अब असममित संघवाद का मतलब क्या होता है? एक होता है सिमेट्रिक फेडरलिज्म, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे एक हो गई केंद्र की सरकार, असममित संघवाद, असिमेट्रिक फेडरलिज्म कह दिया। तो एक हो गई केंद्र की सरकार और दूसरी हो गई स्टेट्स की सरकार, यानी प्रांतों की सरकार। अब केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, 7वें शेड्यूल में कर दिया गया। केंद्र अपनी अलग सरकार बनाएंगे चलाएंगे, प्रांत अपनी अलग सरकार बनाएंगे चलाएंगे। अब अगर सारे प्रांतों को एक जैसा अधिकार मिला हो, सारे प्रांतों के पास एक जैसी शक्तियां हो, सारे प्रांतों को एक जैसी सुविधाएं मिली हो, तो यह सिमेट्री कहलाएगी, सममितता कहलाएगी ना, इसे सिमेट्री कहेंगे। लेकिन अगर कुछ राज्यों के पास कुछ ज़्यादा अधिकार हों, कुछ राज्यों के पास कुछ कम अधिकार हों, तो ये असिमेट्री कहलाएगी ना, असममितता कहलाएगी। तो इसी आधार पर असममित संघवाद बन जाता है, असिमेट्रिक फेडरलिज्म बन जाता है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में असिमेट्रिक फेडरलिज्म का उदाहरण देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के बारे में अलग प्रावधान था, आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र के बारे में है, गुजरात के बारे में है, आर्टिकल 370A में नागालैंड के बारे में है, 370B में असम के बारे में है, इत्यादि। इसी तरीके से आर्टिकल 371J तक अलग अलग राज्यों के बारे में कुछ अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। इसी तरीके से जैसे 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन 4 राज्यों में कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि एक अलग अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए एक अलग मंत्री बनाया जाएगा जो अनुसूचित जनजातियों के लिए बनेगा, और वो अनुसूचित जातियों और अतिरिक्त पिछड़े वर्गों के लिए भी काम करेगा। केवल 4 राज्यों में ऐसी व्यवस्था की गई है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात भी की गई है, लेकिन सारे राज्यों में नहीं है, कुछ ही राज्यों में। तो जो केंद्र और राज्य की व्यवस्था है, राज्यों के पास जो शक्तियां हैं, राज्यों के पास जो अधिकार हैं, ऑलमोस्ट सभी राज्यों के पास एक जैसे हैं, क्योंकि 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। लेकिन राज्यों की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दशाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी सीमाओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्यों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस कर दिए गए हैं। जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी अलग प्रावधान किया गया है। तो जो राज्यों के बीच शक्तियां हैं लगभग एक जैसी हैं, लेकिन कुछ के पास थोड़ी ज्यादा कम भी हैं इन प्रावधानों के कारण। तो एक असिमेट्री है राज्यों के बीच। तो केंद्र और राज्यों के बीच का जो ये संघीय ढांचा है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, वो असम्मित संघवाद है, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने जजमेंट में कि हमें यह समझना होगा कि जम्मू कश्मीर के लिए जब आर्टिकल 370 का प्रावधान किया गया, तो वह जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी का एग्जाम्पल नहीं है, वो जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता का उदाहरण नहीं है, वो एक असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का उदाहरण है। कि जैसे अन्य राज्यों के लिए कुछ अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, ठीक उसी तरीके से जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा राज्य है जिसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। और ये सारे प्रावधान अस्थायी प्रकृति के हैं। क्यों? क्योंकि पार्ट 21 में किए गए हैं, भाग 21 में किए गए हैं, और भाग 21 टेम्परेरी प्रोविजन है, संक्रमणकालीन प्रावधान है, संक्रमण की अवस्था से निपटने के लिए है। तो ऐसी दशा में ये प्रावधान अस्थायी नेचर के नहीं है, परमानेंट नेचर के नहीं है। तो ये जो असिमेट्री है, ये असिमेट्री परमानेंट नेचर की नहीं हो सकती, ये कुछ समय विशेष के लिए वर्केबल है, एप्लीकेबल है। तो इस आधार पर उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी को लेकर के जो क्लेम किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर का एक ऑटोनॉमस स्टेटस था, और इन आदेशों के जरिए, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के जरिए जम्मू कश्मीर का वो ऑटोनॉमस स्टेटस छीन लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने ये साफ किया कि ऐसा नहीं है, ये गलत व्याख्या है, ये हमारी संघीय प्रणाली की गलत व्याख्या है। हमारी संघीय प्रणाली असिमेट्रिक फेडरलिज्म है, और ये असिमेट्रिक फेडरलिज्म का ही उदाहरण है, इसको ऑटोनॉमस नहीं माना जा सकता। दूसरी बात, फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आगे कह दिया कि जो पार्ट 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जम्मू कश्मीर को जो शामिल किया गया वो पार्ट 21 में शामिल किया गया। आर्टिकल 370, 371, 371A, 371B, इस तरीके से ये पार्ट 21 भाग 21 में शामिल है। भाग 21 की जो हेडिंग है वह है अस्थायी, टेम्परेरी, संक्रमणकालीन, ट्रांजिशनल प्रोविजंस, प्रावधान। इसका मतलब यह है कि इसमें जो प्रावधान शामिल किए गए हैं वो टेम्परेरी नेचर के हैं, उन्हें परमानेंट नहीं माना जा सकता। लेकिन अब यहाँ समस्या क्या उत्पन्न हुई? समस्या ये उत्पन्न हुई कि आर्टिकल 370 का क्लॉज 3 ये कहता है कि राष्ट्रपति एक उद्घोषणा के जरिए तब हटाएगा 370 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस बारे में राष्ट्रपति को रिकमेंड करे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली राष्ट्रपति को रिकमेंड करे तभी हटाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है नहीं, तो लोगों ने यह समझ लिया कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है तो राष्ट्रपति के लिए
सलाह देने वाली कोई संस्था नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब आर्टिकल 370 को नहीं हटाया जा सकता, ये परमानेंट नेचर का एक तरीके का हो गया। ये इंटरप्रिटेशन किया जाने लगा, ये रिफ्लेक्शन पैदा किया जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरीके से निराधार बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। जो आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 में जो रिकमेंडेशन की बात कही गई कि संविधान सभा रिकमेंड करेगी, वह 1957 तक के लिए था, जब तक संविधान सभा थी। जैसे ही संविधान सभा खत्म हो गई, यह पार्ट इनऑपरेटिव हो गया। इनऑपरेटिव हो गया इसका मतलब यह है कि अब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा जब अस्तित्व में है ही नहीं, तो उससे सलाह लेने की कोई आवश्यकता भी नहीं रह जाती। फिलहाल उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा की सलाह है, जो लिखा भी गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सलाह ली जाएगी, वो सलाह नेसेसरी नहीं थी, मैंडेटरी नहीं थी, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। यानी अगर होती भी और जैसा भी सलाह देती न देती, जो कुछ भी था, वो राष्ट्रपति के लिए बहुत आवश्यक नहीं रह जाता। तो आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी नेचर का था, इसलिए उसका समापन आज नहीं तो कल होना ही था, क्योंकि टेम्परेरी नेचर के प्रावधान को हम परमानेंट नेचर का प्रावधान नहीं बना सकते। अन्यथा फिर इस पार्ट की उपयोगिता नहीं रह जाएगी, इस भाग की उपयोगिता नहीं रह जाएगी। हालांकि ये बातें अन्य आर्टिकल्स के साथ भी इसे सरकारों को धीरे धीरे समझना होगा और उसमें समय के साथ साथ चेंजेस भी लेकर के आने होंगे। तो एक बात इस टेम्पररी प्रोविज़न को लेकर के की। इसके बाद इस प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से संशोधन किया गया, क्या वो प्रक्रिया संवैधानिक थी, जिस तरीके से ये प्रक्रिया एडॉप्ट की गई। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 367 का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 पारित किया गया, जिसमें आर्टिकल 367 का इंटरप्रिटेशन क्लॉज का उपयोग किया गया, ये व्याख्या का उपयोग किया गया, इंटरप्रिटेशन का उपयोग किया गया, और इसका उपयोग करते हुए आर्टिकल 370 को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। इसमें संविधान सभा के स्थान पर विधानसभा लिख दिया गया। न्यायालय ने कहा इसकी जरूरत नहीं थी। ये बेसिकली इनवैलिड है, ये इनवैलिड है, ये अवैधानिक है, ये अनावश्यक था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये वाला पार्ट अनावश्यक था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 का क्लॉज 3 राष्ट्रपति को सीधे अधिकार देता है, राष्ट्रपति को सीधे शक्तियां देता है कि वह जैसा चाहे आर्टिकल 370 से रिलेटेड मॉडिफिकेशन कर सकता है। जैसा चाहे वो आर्टिकल 370 से रिलेटेड मॉडिफिकेशन कर सकता है, चेंज कर सकता है। उसके लिए ये वाला रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं थी। तो ये जो तरीका अपनाया गया, उस तरीके का एक पार्ट ठीक नहीं था। लेकिन फिर भी चूंकि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किया गया और राष्ट्रपति को आदेश जारी करने का अधिकार है, इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया आदेश संवैधानिक रूप से वैध था और वैध रहेगा। एक बात और, जो ये प्रक्रिया अपनाई गई, इस प्रक्रिया में संसद से रिकमेंडेशन ली गई। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में क्या गया, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और विधानसभा भी नहीं थी जम्मू कश्मीर में सलाह देने के लिए, और विधानसभा से सलाह मिल भी ना पाती। तो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां नेसेसरली राष्ट्रपति और पार्लियामेंट के हाथ में आ जाती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपके प्री के लिए भी बहुत जरूरी है। ऑप्शन में पूछा जा सकता है, ऑप्शन में दिया जा सकता है। पहली बात कि जैसे ही आर्टिकल 356 लागू होता है, अनुच्छेद 356 लागू होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, यानी जब राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए,
राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके तो राष्ट्रपति राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेता है। इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसका सबसे अनिवार्य परिणाम क्या है, नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस है कि राज्य की सरकार तुरंत भंग हो जाती है, राज्य की सरकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसका नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस है, इसका अनिवार्य परिणाम है। दूसरी बात, जब राज्य की सरकार भंग हो जाती है तो राज्य की विधायी शक्ति, राज्य विधानमंडल की शक्ति पार्लियामेंट को सौंपी जा सकती है और फिर राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को मिल जाती है। यह भी इसका परिणाम है। राष्ट्रपति ऐसी घोषणा कर सकता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। इसका मतलब यह हुआ कि जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा नहीं थी तो जम्मू कश्मीर संविधान में प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंडेशन करेगी, उसको हटा करके विधानसभा लिख दिया गया। अब राष्ट्रपति शासन था तो विधानसभा भी अस्तित्व में नहीं थी, तो विधानसभा की जगह कौन रिकमेंडेशन करेगा? संसद। तो संसद ने रिकमेंडेशन कर दिया और जैसे ही संसद ने रिकमेंडेशन किया 5 अगस्त को, राष्ट्रपति ने 6 अगस्त को आदेश पारित कर दिया। राष्ट्रपति ने आदेश पारित करके और जम्मू कश्मीर को आगे चल करके इनऑपरेटिव कर दिया। तो इस बात को चैलेंज किया गया कि क्या संसद को इस तरीके का आदेश पारित करने का अधिकार था, क्योंकि यह अधिकार तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पास था। उच्चतम न्यायालय ने इस पर विचार किया और उच्चतम न्यायालय ने कहा हाँ बिल्कुल अधिकार था, क्योंकि जब राज्य की विधानसभा अस्तित्व में नहीं है तो राज्य के लिए कानूनी शक्तियों का प्रयोग संसद ही करेगी। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राज्य का बजट राज्य विधानसभा पारित नहीं कर पाती, क्योंकि है ही नहीं है, तो फिर लोकसभा पारित करती है यहाँ पर। उसी तरीके से जब राज्य में विधानसभा नहीं है तो विधानसभा के कार्य संसद करेगी। तो जो पिटिशनर थे उन्होंने सवाल उठाया कि भाई देखिए, जो लेजिस्लेचर का काम होता है वो 2 तरीके का होता है, एक लीगल फंक्शन, दूसरा नॉन लीगल फंक्शन। एक कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा होता है, विधायी प्रक्रिया से जुड़ा होता है, दूसरा नॉन लेजिस्लेटिव कुछ फंक्शन होते हैं उसके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आप बंटवारा कर रहे हैं कि विधायिका का कुछ विधायी कार्य है, कुछ विधायी कार्य के अतिरिक्त भी कार्य है, जैसे सरकार पर नियंत्रण रखना, बजट पारित करना आदि। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब हम लोग विधायी शक्ति पर विचार कर रहे हैं आर्टिकल 356 के अधीन, ये सब आपके ऑप्शन में भी भविष्य में हो सकता है शामिल हो जाएं। जब आर्टिकल 356 के अंतर्गत हम लोग विधायिका की शक्ति पर बहस कर रहे हैं तो उस बहस के अंतर्गत, उस चर्चा के अंतर्गत ये विभाजन मान्य नहीं होगा, ये वर्गीकरण मान्य नहीं होगा। विधायी शक्ति का प्रयोग अगर संसद कर रही है, अगर राज्य विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग संसद कर रही है तो वो पूरी तरह से करेगी, पूरी तरह से करेगी। उसमें हम इफ एंड बट नहीं लगा सकते। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये पावर प्रयोग में लाया जा सकता है और दूसरा पावर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इस तरीके की जो एनालिसिस है, इस तरीके का जो कैटेगराइजेशन है, इस तरीके का कैटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता। पूरी की पूरी शक्ति का प्रयोग संसद के द्वारा किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने ये जजमेंट पारित करके ये बता दिया कि जो प्रक्रिया अपनाई गई, क्योंकि इस प्रक्रिया को लेकर के चैलेंज किया गया कि भाई संसद ने कैसे राज्य विधानसभा की शक्तियों का आहरण करके और पारित कर दिया प्रस्ताव कि हाँ ठीक है, अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जाना चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय ने इसे संवैधानिक करार दे दिया। क्यों उच्चतम न्यायालय ने इसे संवैधानिक करार दे दिया? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये बात ठीक है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति शासन की अंतर्गत जो शक्तियों का प्रयोग करता है, राष्ट्रपति करता है, संसद करती है, वो सब न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन ओपन है, जुडिशियल रिव्यू के अधीन ओपन है। यानी अगर उसका मेलाफाइड इंटेंशन से यूज़ किया जाता है, मेलाफाइड इंटेंशन से यूज़ किया जाता है तो राष्ट्रपति उसकी जांच कर सकता है। राष्ट्रपति ने, उच्चतम न्यायालय ने ये कहा। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा ये साबित भी तो करो कि राष्ट्रपति ने मेलाफाइड इंटेंशन से यह काम किया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी मेलाफाइड इंटेंशन साबित नहीं होता।
और चूंकि मेलाफाइड इंटेंशन साबित नहीं होता, इसलिए हम प्रेसिडेंट रूल का रिव्यू नहीं कर सकते हम यहाँ पर। वैसे तो कर सकते हैं, क्योंकि एसआर बोम्बई के जजमेंट का एग्जाम्पल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एसआर बोम्बई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डिसीजन दे रखा है कि जो फेडरलिज्म है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है और इस फेडरलिज्म को मेलाफाइड तरीके से क्षति पहुंचाई जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच अवश्य करेगा, जुडिशियल रिव्यू अवश्य करेगा। लेकिन जब तक मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, जब तक विद्वेषपूर्ण भावना नहीं है, तब तक जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मेलाफाइड इंटेंशन साबित करो। ओनस किस पर होगा, भार किस पर होगा साबित करने का मेलाफाइड इंटेंशन का? सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम पर होगा, पिटिशनर पर होगा। तुम कह रहे हो, तुम सवाल उठा रहे हो राष्ट्रपति शासन लागू करने और संसद के द्वारा राज्य विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग करने के लिए। इसलिए तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति ने जो कुछ किया संसद के साथ मिलकर के वो मेलाफाइड इंटेंशन से किया, और तुम लेकर आओ तो मैं जांच करूंगा। तो वो साबित नहीं कर पाए जो पिटिशनर थे कि वो मेलाफाइड इंटेंशन से किया गया काम था। तो उच्चतम न्यायालय ने उसे भी वैध करार दिया। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी की है। उच्चतम न्यायालय ने कहा ठीक है, हम प्रेसिडेंट रूल का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेसिडेंट रूल के अंतर्गत डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। क्योंकि जब प्रेसिडेंट रूल होता है तो प्रेसिडेंट रूल के अधीन राज्य की पूरी शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन चलाई जाती हैं। ऐसी दशा में सैकड़ों आदेश पारित किए जाते हैं, हजारों आदेश पारित किए जाते हैं, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे आदेश पारित किए जाते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतना अवसर है, या सुप्रीम कोर्ट ऐसे अवसर तलाश सकता है कि वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का जुडिशियल रिव्यू करे? न्यायालय ने कहा नहीं, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, हमारे लिए वेस्टेज ऑफ टाइम होगा कि हम डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का, रोजमर्रा के काम का, आप एक एक मामले का लेकर के चले आइए कोर्ट में और हम आपके एक एक मामले का जुडिशियल रिव्यू करते रहें। न्यायालय ने कहा यह संभव नहीं है। अगर प्रेसिडेंट रूल है तो ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वो मेलाफाइड इंटेंशन से लागू ना करें। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेसिडेंट रूल है और जो एक्ट है, जो काम किया जा रहा है, और जो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेसिडेंट रूल है, उसके बीच एक अच्छा नेक्सस होना चाहिए, एक गठजोड़ होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति का जो कार्य है, राष्ट्रपति के द्वारा जो लिए जाने वाले जो निर्णय हैं, वो प्रेसिडेंट रूल के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, उसको नलिफाई ना करे, उसको सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ, जो प्रेसिडेंट रूल पारित किया गया वो जस्टिफाइबल है, वो उचित तरीके से पारित किया गया, उसे गलत उद्देश्य से पारित नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां बड़ी अहम हैं आपके प्री और मेन दोनों एग्जामिनेशन के। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3 का भी एग्जाम्पल दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से 2 भागों में बांटा गया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एक्ट 2019 पारित किया गया, इसको भी चैलेंज किया गया। तो जब इसे चैलेंज किया गया तो इसका 2 पार्ट है, एक प्रोसीजरल पार्ट है, एक सब्सटेंशिव पार्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसके सब्सटेंशिव पार्ट पर चर्चा नहीं करेंगे, प्रोसीजरल पार्ट पर चर्चा करेंगे। सब्सटेंशिव पार्ट इज ओपन, तो उसे ओपन छोड़ते हैं, हम लोग प्रोसीजरल पार्ट पर चर्चा करते हैं, क्योंकि वही चैलेंज किया गया था। ये प्रक्रिया गलत तरीके से की गई, यानी जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया और जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ये आर्टिकल 3 का दुरुपयोग है, ऐसा चैलेंज किया गया। आर्टिकल 3 क्या कहता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ स्टेट है, किसी भी राज्य के निर्माण के बारे में करता है, बात करता है। और जो आर्टिकल 1 है वो पूरे राज्यों के इंटीग्रेशन की बात करता है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, तो इस राज्य में जम्मू कश्मीर भी शामिल है। पहले जम्मू कश्मीर जब ABCD राज्य हुआ करते थे 1956 से पहले, 1956 से पहले हमारे यहाँ जो राज्य थे वो 4 कैटेगरी के थे, ABCD। तो B श्रेणी का स्टेट था जम्मू कश्मीर। 1956 के बाद ये कैटेगरी खत्म हो गई और राज्य
और संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी, दो तरीके की कैटेगरी बन गई। अब यही कैटेगरी प्रचलन में है। तो आर्टिकल 1 एक तरीके से पूरे राज्यों के एकीकरण की बात करता है, इंटीग्रेशन की बात करता है। तो जो जम्मू कश्मीर का विलय हुआ भारत के साथ और आर्टिकल 370 का समापन हुआ, वो इंटीग्रेशन के लिए किया गया, देश के एकीकरण के लिए किया गया, यानी देश की अखंडता के लिए। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रियम्बल में हमारे लिए एक ऐसी बंधुता को स्थापित करने का प्रावधान किया गया है जो न केवल व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाए बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाए। तो अगर ये जम्मू कश्मीर का ये विभाजनकारी प्रावधान प्रचलन में था तो ये हमारे राष्ट्र की एकीकरण की प्रक्रिया में बाधक था, अखंडता की प्रक्रिया में बाधक था। सुप्रीम कोर्ट के इस कमेंट से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये निष्कर्ष महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 1 और 3, आर्टिकल 1 के माध्यम से जो इंटीग्रेशन की बात कही गई है पूरे देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए जो आर्टिकल 370 को समाप्त करने का निर्णय लिया गया, वो एक इंटीग्रेशन प्रोसेस है, वो एक एकीकरण की प्रक्रिया है, वो एक अखंड भारत की स्थापना की प्रक्रिया है, भारत की अखंडता को अक्षुण्ण रखने की प्रक्रिया है। इसमें राज्य की स्वायत्तता कहीं आहत नहीं हुई है, क्योंकि जैसे देश के अन्य राज्य हैं वैसे जम्मू कश्मीर को ही देश के अन्य राज्यों के समतुल्य बना दिया गया है। और जैसे देश के अन्य राज्य 7वीं अनुसूची से शक्तियां ग्रहण करते हैं, वैसे जम्मू कश्मीर भी भाग 6, 7वीं अनुसूची, इन सब से अपनी शक्तियां ग्रहण करेगा और कार्य करेगा। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आर्टिकल 1 चर्चा के केंद्र में आया। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ स्टेट की बात करता है कि एक राज्य से किसी हिस्से को अलग कर दिया जाए, उसको एक नया राज्य बना दिया जाए, 2 राज्यों से कुछ कुछ हिस्से अलग करके एक नया राज्य बना दिया जाए, या फिर किसी राज्य की सीमा बढ़ा दी जाए, किसी राज्य की सीमा घटा दी जाए। तमाम इस तरीके के फॉर्मेशन की बात करता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं, जो वर्तमान राज्य हैं, उनकी सीमाओं में किसी भी तरीके की चेंजेस लाए जा सकते हैं, बाउंड्री उनकी अल्टर की जा सकती है, चेंज किया जा सकता है, नाम बदला जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें। ये सब कुछ संसद कर सकती है। ये सारा राइट संसद के पास है, ये सारा अधिकार संसद के पास। लेकिन इसमें भी एक शर्त है आर्टिकल 3 में, और वो शर्त ये है कि ऐसा करने से पहले ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति इस विधेयक को राज्य की विधानसभा के पास भेजता है और राज्य की विधानसभा से राय लेता है, और उस राय के बाद ही राष्ट्रपति इसे संसद के पास विचार के लिए रखवाएगा और संसद इसे पारित कर देगी साधारण बहुमत से। तो फिर राज्य बना हुआ मान लिया जाएगा, या जो भी अल्टरेशन करना चाहते हैं, वो चेंजेस जो भी लाना चाहते हैं, वो मान लिया जाएगा। तो आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के बारे में कहता है कि नए राज्य कैसे बनते हैं। तो नए राज्य संसद बनाती है। कैसे बनाती है? साधारण कानून बना के बनाती है। लेकिन इस कानून बनाने की प्रक्रिया पर 2 शर्त है कि राष्ट्रपति पहले सिग्नेचर करता है इस पर, राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में विधेयक पेश होता है, और राष्ट्रपति अनुमति तभी देता है जब राज्य से राय ले लेता है। हालांकि राज्यों की राय मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यहाँ ये अर्थ लगाया जाता था कि जो जम्मू कश्मीर के लिए संदर्भ में ये राय है, वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मानने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे सारे स्टेट हैं वैसे जम्मू कश्मीर स्टेट है, इसलिए यहां पर बाध्यता जैसी कोई चीज नहीं है। एक बात। दूसरी बात, चूंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा भी अस्तित्व में नहीं थी, तो इसलिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा से राय लेने का सवाल नहीं उठता। और अगर जम्मू कश्मीर की विधानसभा की जगह, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू है और राष्ट्रपति शासन में विधानसभा की शक्तियां संसद ग्रहण कर लेती है, इसलिए अगर संसद इस तरीके का एक्ट कर रही है, संसद इस तरीके का कदम उठा रही है, तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ, विधानसभा की सहमति है। ये सारी बातें। तो ये सवाल उठाया गया कि क्या ये वैलिड है कि संसद ही अपने को अनुमति दे दे? भाई, जब राज्य विधानसभा अलग होती है, संसद अलग होती है, तो ठीक है, एक अलग निकाय है, वो अपनी राय दे रहा है, वो नहीं मान रहा है, वो अलग बात है, लेकिन राय आ रहा है और यहाँ संसद ही राय दे करके काम कर लेगी। क्या इसे वैलिड माना जाएगा? क्या ये उचित है? क्या ये न्यायोचित है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, क्योंकि 356 लागू है।
ये सब कुछ 356 की आत्मा के अधीन किया जा रहा है, क्योंकि 356 के अंतर्गत फेडरल सिस्टम डाइल्यूट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो डाइल्यूट हो जाता है, और जब फेडरल स्ट्रक्चर डाइल्यूट हो जाता है तो शक्तियां, जो राज्य की शक्तियां हैं, वो केंद्र में निहित हो जाती हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आर्टिकल 356 लागू रहते हुए ऐसा किया जाता है तो ऐसा करना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, उसे इलीगल नहीं माना जा सकता। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जब आर्टिकल 370 के समापन की घोषणा की कि भाई आर्टिकल 370 अब अस्तित्व में नहीं रहेगा, तो आर्टिकल 370 के समापन के पश्चात किस तरीके की व्यवस्था काम करेगी हमारे देश में, अब ये स्पष्ट हो गया कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट के रूप में, एक यूनियन टेरिटरी के रूप में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये अपेक्षा की, इस पर कड़ा आदेश तो नहीं जारी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अपेक्षा की कि ठीक है, विशेष परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, ये राज्य का अधिकार है, राज्य ऐसा कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य ने ऐसा किया है, अगर सरकार ने ऐसा किया है, केंद्र सरकार ने ऐसा किया है, तो ये पॉलिसी डिसीजन है। ये पॉलिसी डिसीजन है, ये नीतिगत निर्णय है, और सुप्रीम कोर्ट नीतिगत फैसले में हस्तक्षेप नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट नीतिगत फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉलिसी डिसीजन है। पॉलिसी डिसीजन का एकमात्र अधिकार एग्जीक्यूटिव के पास है, कार्यपालिका के पास है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के पास है। कार्यपालिका के पास है नीतिगत निर्णय का एकमात्र अधिकार, और चूंकि ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, कार्यपालिका का निर्णय है, पॉलिसी डिसीजन है, लीगल डिसीजन नहीं है, इसलिए पॉलिसी डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बंटवारे में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया कि जो बंटवारा है वो ठीक है, वो पॉलिसी डिसीजन है, वो सरकार का अपना निर्णय है। सरकार ने जो सरकमस्टांसेज हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर निर्णय पहले भी लिया जाता रहा है, तरह तरह से आज भी लिया गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही कि चूंकि जम्मू कश्मीर स्टेट था और उसे स्टेट विद लेजिस्लेचर बनाया गया है, चूंकि सरकार ने स्वयं आश्वासन दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इसे स्टेट हुड दे दिया जाएगा जैसे ही परिस्थितियां नॉर्मल होंगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि बात ठीक है, जम्मू कश्मीर आतंकवाद से पीड़ित रहा है, संवेदनशील रहा है, इसलिए जम्मू कश्मीर की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन गलत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि हम डेमोक्रेसी हैं, इसलिए डेमोक्रेसी में इलेक्शन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है, इसलिए बिना इलेक्शन के स्टेट को रहना नहीं चाहिए, यूनियन टेरिटरी को रहना नहीं चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेटहुड का स्टेटस जब देना तब देना, राज्य का दर्जा शीघ्रातिशीघ्र दे देना जब तुम्हारी मर्जी हो, उसकी कोई डेडलाइन फिक्स नहीं की। लेकिन 30 सितंबर 2024 की डेट फिक्स कर दी कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जरूर करा लेना, भले ही यूनियन टेरिटरी रहते हुए करा लेना। जो नया डिलिमिटेशन कराया गया है, नया परिसीमन कराया गया है, उस नए परिसीमन के आधार पर जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी रहते हुए भी चुनाव करा लेना होगा। परिसीमन क्या होता है हम लोग जानते हैं कि जो चुनाव क्षेत्र होते हैं, आबादी घटने, बढ़ने, पलायन करने, इन सारी वजहों से चेंज हो जाती है। जबकि हम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते हैं, जो विधानसभा या संसदीय क्षेत्र बनाते हैं, उसमें हम ऑलमोस्ट जनसंख्या और सीटों का अनुपात एक जैसा रखते हैं। लेकिन जब आबादी इधर उधर चली जाती है, जनसंख्या कहीं पलायन हो जाता है, कहीं जनसंख्या तेजी से बढ़ी, कहीं तेजी से घटी, तो ये संतुलन डिस्टर्ब हो जाता है। तो परिसीमन का पर्पज़ यही होता है कि जो चुनाव क्षेत्र हैं, संसदीय क्षेत्र हैं, उनकी सीमाओं को घटा बढ़ा दिया जाए, जिससे सीटों और जनसंख्या का अनुपात एक जैसा रहे पूरे राज्य में। अगर राज्य में किया जा रहा है तो, देश में किया जा रहा है तो देश के बारे में। तो परिसीमन का ये कार्य है। परिसीमन इसीलिए किया जाता है, यानी चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं घटाई बढ़ाई जाती हैं, सीटें नहीं घटती बढ़ती, सीटों से कोई असर नहीं होता। सीमा, उनकी बाउंड्री
इसीलिए इसको बाउंड्री चेंजेस करने का काम भी कहते हैं। इसके लिए बाकायदा एक परसीमन आयोग बनाया जाता है। संसद इसके लिए कानून बनाती है। परसीमन आयोग के माध्यम से ये कार्य संपन्न किया जाता है। परसीमन आयोग जो रिकमेंडेशन देता है, जो सिफारिशें करता है, वो कानूनी महत्व की सिफारिशें होती हैं और बाध्यकारी होती हैं। वो बाध्यकारी होती हैं, उनको लोग संसद में पेश किया जाता है, लेकिन वो केवल फॉर्मेलिटी है, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता और ना ही न्यायालय उसमें कोई परिवर्तन कर सकता है, न ही न्यायालय उसमें कोई चेंज कर सकता है। न्यायालय में चैलेंज भी नहीं हो सकती। तो एक परसीमन आयोग बनाया जाता है और परसीमन आयोग की सिफारिश पर ही परसीमन किया जाता है, लिमिटेशन किया जाता है। ये RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में वो सारे प्रावधान किए गए हैं कि किस तरीके से परसीमन किया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट थी कि जो डिवीज़न है, बंटवारा है लद्दाख और जम्मू कश्मीर का, ये बंटवारा एक पॉलिसी डिसीजन है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट केवल लीगैलिटी चेक करता है, वैधानिकता चेक करता है। इसमें वैधानिकता का कोई इशू इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये कार्यपालिका का निर्णय है और नीतिगत फैसला है, कानूनी फैसला नहीं है। और चुनाव कराने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जस्टिस कॉल ने की, चूंकि वो कश्मीर से ही आते हैं, तो उन्होंने एक ट्रुथ एंड कंसिलिएशन कमीशन TRC बनाने की बात की। ट्रुथ एंड कंसिलिएशन कमीशन बनाने की बात की अपने जजमेंट में। 5 न्यायाधीशों की बेंच थी। यूनानिमस डिसीजन है कि अनुच्छेद 370 का समापन उचित है, ये बाकी सब कुछ ठीक है। जजमेंट 2 जजेस ने अपना अलग अलग भले सुनाया पढ़ करके, लेकिन यूनानिमस डिसीजन है एक तरीके का और सर्वसम्मत से लिया गया निर्णय है। लेकिन जस्टिस कॉल ने जो अपना अलग निर्णय सुनाया, वो निर्णय सुनाते हुए उन्होंने ये स्पष्ट घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक TRC बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दशकों से इसी तरीके की हिंसा और आतंक का वातावरण रहा है। जो नई पीढ़ी पैदा हुई 3 दशक पहले, यानी जो युवा हैं, वो इस भय और आतंक के वातावरण में पले बढ़े हैं। उन्हें वास्तविक घटनाओं की कोई विशेष जानकारी भी नहीं है। इस दौरान राज्य की एजेंसियों के द्वारा और एक्स्ट्रा स्टेट एजेंसियों के द्वारा, नॉन स्टेट एक्टर के द्वारा, स्टेट एजेंसी के द्वारा और नॉन स्टेट एक्टर के द्वारा, नॉन स्टेट एजेंसी के द्वारा, गैर राज्य एजेंसियों के द्वारा, दोनों के जरिए। गैर राज्य एजेंसी का मतलब है जैसे अलगाववादी हैं और तमाम इस तरीके के NGO सब, इन सब मिला के सब काम धाम करते थे वहाँ पर, सब बड़ा गड्ढमड्ढ जैसा था। तो उन सारी परिस्थितियों पर हम लोग चर्चा नहीं करना चाहते। तो इन्होंने कहा, जस्टिस कॉल ने कहा कि स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स, सरकारों ने, राज्य ने और राज्य के अलावा भी अन्य लोगों ने मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन किया है, ह्यूमन राइट्स का बड़े पैमाने पर वायलेशन किया है। इसलिए उन ह्यूमन राइट्स के पहलुओं को लोगों के सामने लाना चाहिए। जांच कराने की बात नहीं की, उन्होंने कहा जांच नहीं करनी है, वो पहलुओं को सामने लाना है। लोग जाने तो कि जम्मू कश्मीर ने कैसा दंश झेला है। पर्पस क्या होगा इसका? उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका जैसा होगा। साउथ अफ्रीका जैसा होगा, इसका मतलब क्या है? साउथ अफ्रीका में जब नेल्सन मंडेला आए, वहाँ पर जेल से रिहा हुए, रंग भेद वहाँ ख़त्म हुआ, तो डेस्मंड टूटू, नेल्सन मंडेला, इन सब लोगों ने मिल करके वहाँ पर ऐसा ही एक ट्रुथ एंड कंसिलिएशन कमीशन बनाया। सत्य और सुलह आयोग कहते हैं इसे, सत्य एवं सुलह आयोग। ट्रुथ एंड कंसिलिएशन कमीशन, कि ट्रुथ एंड कंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए, सत्य और सुलह आयोग बनाया जाए। क्या किया था अफ्रीका में सत्य और सुलह आयोग ने? अफ्रीका में जब सत्य और सुलह आयोग बनाया गया तो उसने तमाम जो रंग भेद के शिकार थे उन सारे लोगों से कहा कि आओ और अपने विचार, अपने संस्मरण बताओ, अपनी जो यादें हैं उन यादों को बताओ, लिखाओ और
जो पीड़ित हैं वो भी आएँ, जो अपराधी हैं वो भी आएँ, सब आएँ, अपनी बात कहें। इससे हम एक डेटा तैयार करेंगे, कितने लोग पीड़ित हुए, और उन सारे पीड़ितों के लिए हम राहत की बात, मुआवजे की बात करेंगे कि उनको हम किस तरीके से राहत दे सकते हैं, उनको किस तरीके से हम मुआवजा दे सकते हैं, किस तरीके से हम उनका पुनर्वास कर सकते हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट से हम ट्रूथ एंड कंसिलिएशन कमीशन बनाए। ये अफ्रीका में किया गया, दक्षिण अफ्रीका में। यानी ये एक क्रिमिनल कोर्ट नहीं होगी, सजा देने का काम नहीं करेगा कि ये पहचाना जाए कि किसने अपराध किया, क्या अपराध किया, उसको सजा दी जाए, ये काम नहीं होगा। क्रिमिनल कोर्ट की तरीके से काम नहीं करेगा। ये ट्रुथ एंड कंसिलिएशन कमीशन जो होगा, सत्य और सुलह आयोग जो होगा, उसका मुख्य कार्य होगा लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों की यादें धुंधली हो जाएं। जस्टिस कौल ने कहा, वे स्वयं पीड़ित रहे हैं, कश्मीरी पंडित रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की यादें धुंधली हो जाएं, उससे पहले उन यादों को सजो लेना चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कौन पीड़ित है, कितना पीड़ित है, और जो पीड़ित है उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसका कैसे पुनर्वास किया जा सकता है, उसकी कैसे मदद की जा सकती है, कैसे उसकी सहायता की जा सकती है। क्योंकि इस पीड़ा में सबसे बड़ी पीड़ा मनोवैज्ञानिक है। जो पुनर्वास की पीड़ा है, उस पुनर्वास की पीड़ा में सबसे बड़ी पीड़ा मनोवैज्ञानिक होती है। आप पैसा दे करके किसी की आर्थिक मदद कर सकते हैं, आप नौकरी की व्यवस्था कर सकते हैं, इस तरीके का पुनर्वास कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति जो व्यक्ति से बिछड़ चुके हैं, बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जो बुजुर्गों का सहारा से छिन चुका था, जो परिवार असहाय हो गया, तमाम ऐसी बातें, इस प्रकार की जो यादें हैं, उनका निदान कैसे होगा? ये उन्होंने कहा कि जो पुराने घाव हैं, उन पुराने घावों को भरने का ये एक अच्छा तरीका होगा, उन पर मरहम लगाने का ये एक अच्छा तरीका, मरहम लगाया जा सकता है उन पर। जो टूटी हुई, बिखरी हुई विरासत है हमारी, बिखरी हुई विरासत है, बिखर गया सब कुछ, पूरा कश्मीर का जो सामाजिक ताना बाना है, बिखर गया इस आतंक की चपेट में, सरकारों की अकर्मण्यता के कारण। एनीवे, वो अलग पहलू, उधर नहीं जाएंगे ज़्यादा। तो ये जो बिखरी हुई, टूटी हुई विरासत है, इसकी फिर से मरम्मत की जा सकती, मरम्मत करके जो सामाजिक ताना बाना, क्योंकि कश्मीरियत तो हमारे पौराणिक कथाओं तक में वर्णित है। कश्मीर ऐसा शब्द पौराणिक कथाओं तक में वर्णित है। कश्मीर का इतिहास इतना पुराना है। तो ऐसी दशा में जो हमारी कश्मीरियत है, जो विविधता में एकता, अनेकता में एकता की मिसाल थी, जीती जागती मिसाल थी, उस कश्मीरियत को फिर से जिंदा किया जा सकता। इसके लिए जो ट्रुथ और कंसिलिएशन कमीशन है, हालांकि ये केवल जस्टिस कॉल का सजेशन है, उन्होंने कहा ये बाध्यकारी भी नहीं है, मैं सरकार के लिए आदेश नहीं पारित कर रहा हूँ, मैं सरकार को सिर्फ सुझाव दे रहा हूँ कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा ही सकारात्मक कदम होगा और दक्षिण अफ्रीका में इसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। तो हम रंग भेद के खिलाफ, तो हम लोग भी यहाँ पर पीड़ितों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करके और मरम्मत करने और राहत देने का काम कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आर्टिकल 370 का जजमेंट था, जिसके विविध पहलुओं की एक एक करके हमने चर्चा की है। केवल जजमेंट पर हम लोगों ने पूरी चर्चा को फोकस किया है, कहीं कहीं थोड़ा टेक्निकल भी हो गया होगा, हालांकि मैंने बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। जहाँ ज़्यादा टेक्निकलिटी थी हमने उसको डाइल्यूट कर दिया, जिससे कि आप सरल भाषा में समझ सकें। और ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन था, ये केवल जजमेंट पर बेस था। इसमें हमने जम्मू कश्मीर की कोई समस्या डिस्कस नहीं की, 370 के पहले क्या क्या प्रॉब्लम थी हमने वो डिस्कस नहीं की, क्या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है जम्मू कश्मीर का, क्या फ्यूचर है अब, हमने इसे डिस्कस नहीं किया। उन सारी बातों का डिस्कशन कभी और कभी किसी दूसरे वीडियो में होगा। इसमें हमारा पर्पस केवल और केवल जजमेंट रिलेटेड डिस्कशन था। उम्मीद है आपको ये जजमेंट की एनालिसिस समझ में आई होगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। किसी नए टॉपिक के लिए फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।